हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास एनसीईआरटी क्लास 9 की 4th चैप्टर वन्य समाज और उपनिवेशवाद के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि भारत में वन विनाश के प्रमुख कारण कौन से हैं। उसके बाद हम ब्रिटिश शासन के दौरान हुई व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत के बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि वनों के नियमन से लोगों का जीवन और खेती कैसे प्रभावित हुई। साथ ही साथ हम नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय के अंत में हम वन विद्रोह, जावा के लकड़हारे, डच वैज्ञानिक वानिकी, सामिन की चुनौती तथा युद्ध और वन विनाश के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है वनों का विनाश। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान इसने कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया। भारत में वन विनाश के प्रमुख कारण निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। पहला, जमीन की बेहतरी। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। आज यह आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि हुई, वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया। खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जमीन को जोतने के पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है। दूसरा, पटरी पर स्लीपर। 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा की जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजे गए। एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ काटे गए, जिससे रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे। तीसरा, बगान। यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। हमारा अगला टॉपिक है व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। भारत में व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य उपनिवेश के आर्थिक हितों की पूर्ति करना था। भारत में जंगलों का उपयोग ब्रिटिश नौसेना के लिए जहाज निर्माण, रेलवे के लिए स्लीपर और विभिन्न औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया। इन आवश्यकताओं के कारण वनों का व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से दोहन शुरू हुआ। 1864 में जर्मन वनस्पति शास्त्री डॉक्टर डाइट्रिच ब्रैंडिस को भारत का पहला वन महानिरीक्षक नियुक्त किया गया। उन्होंने वैज्ञानिक वानिकी की नींव रखी, जिसमें जंगलों को एक निश्चित योजना के तहत प्रबंधित किया जाने लगा। इसके तहत पेड़ काटने और नए पेड़ लगाने के नियम बनाए गए। ब्रिटिश सरकार ने 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित किया, जिसे बाद में 1878 और 1927 में संशोधन किया गया। इन अधिनियमों ने वनों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया और वनों को आरक्षित, संरक्षित और ग्राम वनों में वर्गीकृत किया। इसने स्थानीय समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को सीमित कर दिया, जो सदियों से जंगलों पर निर्भर थे। 1906 में देहरादून में
इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, जो अब वन अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। इस संस्थान ने भारत में वानिकी शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा दिया। हमारा अगला टॉपिक है लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल, फल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की गतिविधियां गैर कानूनी बन गई। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और पकड़े जाने की स्थिति में वे वन रक्षकों की दया पर होते, जो उनसे घूस लेते थे। हमारा अगला टॉपिक है वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतू खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ा। घुमंतू कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज को बो दिए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों पर 1-2 साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल के लिए परती छोड़ दिया जाता है, जिससे वहां फिर से जंगल पनप जाए। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती है, जैसे ज्वार, बाजरा, कसावा, मक्का इत्यादि। घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था। इसलिए सरकार ने घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा, तो कुछ ने छोटे छोटे विद्रोहों के जरिए प्रतिरोध किया। हमारा अगला टॉपिक है शिकार की आजादी किसे थी। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। वन कानूनों से पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। यह पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। जहां एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं दूसरी तरफ बड़े जानवरों का शिकार एक खेल बन गया। औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजातियां लगभग पूरी तरह लुप्त हो गई। अंग्रेजों का मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इनसे किसानों को खतरा है। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज्यादा बाघ, 1.5 लाख तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार दिए गए। काफी समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षकवादियों ने आवाज उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, ना कि इनको मारा जाना चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने भारत के वनों को एक आर्थिक संसाधन के रूप में देखा। उन्होंने इन वनों से लकड़ी और अन्य उत्पाद निकालकर व्यापार करना और राजस्व कमाना शुरू किया। ब्रिटिशों ने वनों से विभिन्न प्रकार के उत्पादों का व्यापार शुरू किया, जैसे लकड़ी का व्यापार, वन उत्पादों का व्यापार इत्यादि। इन नए व्यापारों को चलाने के लिए बहुत सारे मजदूरों और कर्मचारियों की जरूरत पड़ी, जिससे नए प्रकार के रोजगार पैदा हुए। हमारा अगला टॉपिक है वन विद्रोह। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन समुदायों ने
अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। बस्तर, जो छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है, औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में यहाँ के जंगलों के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतू खेती को रोकने और शिकार व वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगा दी, जिससे परेशान होकर बस्तर के लोगों ने 1910 में औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ बगावत कर दी। हमारा अगला टॉपिक है जावा के जंगलों में हुए बदलाव। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जावा इंडोनेशिया का सबसे घनी आबादी वाला द्वीप ऐतिहासिक रूप से घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के लिए जाना जाता था। 1900 ईस्वी तक जावा के लगभग 84% क्षेत्र में जंगल थे, लेकिन औपनिवेशिक काल से लेकर आज तक विभिन्न मानवीय गतिविधियों के कारण इनमें भारी बदलाव आए हैं। ये बदलाव मुख्य रूप से वनों की कटाई, भूमि उपयोग में परिवर्तन और हाल के वर्षों में वनीकरण के कारण हुआ। हमारा अगला टॉपिक है जावा के लकड़हारे। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया, तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करे। 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। हमारा अगला टॉपिक है डच वैज्ञानिक वानिकी। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा, तो डच उपनिवेशिकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर बंदिशें थोप दी। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी, और वह भी कड़ी निगरानी में। ग्रामीणों को मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। भारत की ही तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण ने वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। 1822 में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। हमारा अगला टॉपिक है सामीन की चुनौती। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सन 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रामतुबला तुंग गांव के निवासी सुरोंतिक सामीन ने जंगलों पर राज्य के मालिकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। उसका तर्क था कि चूंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उन पर उसका अधिकार नहीं हो सकता। जल्दी ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामीन का दामाद भी सक्रिय था। 1907 तक 3,000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ सामीन वादियों ने अपने जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या बेगार करने से इनकार कर दिया। हमारा अगला टॉपिक है युद्ध और वन विनाश। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसके तहत
आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ ना लग पाए। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योगों के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। हमारा अगला टॉपिक है वानिकी में नए बदलाव। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगल से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं। परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है। सरकार ने यह भी मान लिया है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वालों की मदद लेनी होगी। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवराकुडू, कान, राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।